हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ 6 जुलाई। आज हम दो आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पहला है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज, सेकंड है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। सबसे पहले हम ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज, ये सर्विसेज क्या करती है। इन सर्विसेज की मदद से आप डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ही में 2019 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेटिव प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसमें 4 स्टेट्स और 2 हाई कोर्ट्स ने इसको सपोर्ट किया और 8 स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया और 5 ने इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए बोला और 11 ने अभी तक रेस्पॉन्ड नहीं किया कि भाई कि हमें ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज बनानी है या नहीं बनानी। आगे हम ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। पहला है आर्टिकल 2331 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेकेंड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो 1976 में आया था, जिसने 3121 को अमेंड किया था। ये पार्लियामेंट को पावर देता है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के क्रिएशन के लिए। और इसी के साथ इसी अमेंडमेंट में 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए गए थे। 7th शेड्यूल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होती है? स्टेट के बीच में और यूनियन के बीच में। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये जो चीज़ है पहले स्टेट लिस्ट में आती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस इन 1961, 1963 और 1965। इन्होंने इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये कहा है कि हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की ज़रूरत है। फिर आगे लॉ कमीशंस जो अलग अलग टाइम पे सेटअप किए गए थे, उन्होंने भी AIJS के क्रिएशन को फेवर किया है। अभी आने वाले समय के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक टसल हो सकती है, जिसमें 233 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है और आर्टिकल 312 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के क्रिएशन के लिए। आगे हम जानते हैं ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज में दिक्कतें क्या आ सकती है आने वाले समय के अंदर। यदि आपने ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का सेटअप किया और डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट किया, यदि मानो कि कोई हिमाचल प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, वो अपनी सर्विसेज कर्नाटका में जाके देगा, तो उसे वहाँ की लैंग्वेज समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये कि उसी जज को वहाँ के लोकल लॉज, प्रैक्टिसेस और लोकल कस्टम समझने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से जजमेंट हैम्पर हो सकता है। और नेक्स्ट चैलेंज ये है कि जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में एज का क्राइटेरिया 21 है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के अंदर वो क्राइटेरिया क्या रहेगा। आगे हम बात करते हैं इसके फेवर की कि हाँ, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज क्यों आना चाहिए। पहला है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसका आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसमें 30% वुमेंस को दिया जाता है। यूपी के अंदर 20% रिजर्वेशन वुमेंस को दिया जाता है। आप इस रिजर्वेशन की मदद से जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको एम्पावर कर सकते हैं। सेकंड है, जो अभी केसेस साल भर साल चलते हैं, मतलब जुडिशल डिलेज होते हैं, तो उन जुडिशल डिलेज को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और कोई भी केस है उसको आप जल्दी जल्दी टैकल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो केसेस की जो पेंडेंसी है वो अराउंड 3 करोड़ केसेज हैं। और चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया है कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का क्रिएशन किया जाना बहुत ज़रूरी है इन केसेस को ख़त्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, ऑल इंडिया जजेस केस इन 1992, और एक केस 2002 के अंदर आया था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के क्रिएशन को सपोर्ट किया गया था। और अलग मुद्दे ये हैं कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 5111 जजेस की कमी है। तो इस जजेस की कमी को पूरा करने के लिए हमें AIJS का क्रिएशन करना चाहिए। सेकंड है नेपोटिज्म कम होगा इससे। अभी क्या हो रहा है कि जो जज है, जो नेक्स्ट जज बनता है, उसका बेटा या बेटी बनेगा, लेकिन यदि आपने यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज लेकर आए तो आप मेरिट के आधार पर
नए डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कंक्लूजन में राइटर ने यही कहा है कि जो आने वाले समय के अंदर स्टेट से जो कंसर्न है होन या होने वाले हैं, उनको आप साथ में बैठ के कॉपरेशन के साथ ख़त्म करो, जिससे हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन कर सकें और जो हमारे जो केसेस की जो पेंडेंसी रेट है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। अभी हमें यह जानना चाहिए कि चाइना जो है धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइना एक जो है इट इज़ अमॉन्ग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और सेकंड ये है कि चाइना ने अफ्रीका को काफ़ी डेब्ट दिया है, मतलब चाइना इज़ द सिंगल बिगेस्ट क्रेडिटर टू अफ्रीका। लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी में कुछ लूप होल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर चाइना इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। सबसे पहला ये है कि अफ्रीका में काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज है जो वो उनका इस्तेमाल करना चाहता है अपनी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए। सेकंड है कि चाइना जो है अफ्रीका का जो बड़ा मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और चाइना फर्दर अफ्रीका से ये चाहता है कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो वन चाइल्ड चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करें। अब हम जानते हैं कि चाइना अफ्रीका के अंदर क्या कर रहा है। सबसे पहले चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में एंटर कर चुका है, वहाँ के जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके अंदर एंटर कर चुका है। और वहाँ पर अफ्रीका के अंदर चाइनीज़ कंपनी का स्टैब्लिशमेंट हो रहा है धीरे धीरे। इसका कारण ये है कि भाई कि वहाँ पर जो लेबर की कॉस्ट है काफ़ी लो है, जिसकी वजह से चाइना कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट्स बना सकता है और दूसरों को एक्सपोर्ट कर सकता है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है चाइनीज टेक कंपनीज धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशंस को स्टैब्लिश कर रही है और वेंचर कैपिटल फंड्स अफ्रीकन फिनटेक फर्म्स में फंडिंग कर रहे हैं। फिनटेक फर्म्स होते क्या है, फिनटेक फर्म्स से पेटीएम हो गया जो इंडिया में यूज़ होता है, वैसे ही वो कुछ लोकल फिनटेक फर्म्स बनाना चाहते हैं। और आगे हम ये जानते हैं कि क्या इन्वॉल्वमेंट है इसका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। जाम्बिया में कुछ समय से फॉल आर्मी वॉर्म का एक पेस्ट है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है वहाँ की क्रॉप्स को। तो चाइना ने वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी कौन सी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका जो प्रोडक्शन रेट है क्रॉप्स का वो काफ़ी बढ़ गया है जाम्बिया का। चाइना ने फर्दर 20 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर्स का डेवलपमेंट किया है। ये सेंटर्स का काम है वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज़ को बनाना, जिससे क्या हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यील्ड कर सके और अफ्रीका फूड सिक्योरिटी में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है चाइनीज़ कंपनीज धीरे धीरे वहाँ पे लार्ज स्केल कमर्शियल फार्म्स को खरीद रही है, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर सके। नेक्स्ट है अफ्रीकन फार्मर्स को चाइना भेज के चाइनीज़ कंपनी स्किल प्रोवाइड करवा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद चाइना और अफ्रीका के रिलेशंस में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट है लोप साइडेड ट्रेड। ये लोप साइडेड ट्रेड क्या है कि एक तरफा ट्रेड हो रहा है चाइना की तरफ से, मतलब चाइना अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन अफ्रीका चाइना में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अफ्रीका का जो इम्पोर्ट बिल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा ये है कि धीरे धीरे जो चाइनीज़ लोग हैं अफ्रीका के अंदर बस रहे हैं, जिसकी वजह से दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट है जो स्किल सेट्स अफ्रीकन फार्मर्स को चाइना के अंदर दी जा रही है वो उन स्किल सेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है जो माल चाइना अफ्रीका के अंदर बेच रहा है उसकी वजह से जो लोकल कंपनी है, जो लोकल फर्म्स हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। और नेक्स्ट है धीरे धीरे अफ्रीका के ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ रहा है चाइना का। आगे हम ये जानते हैं कि इंडिया और चाइना की क्या अप्रोच है अफ्रीका से डील करने की। इंडिया का क्या करता है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनसे लोकल टाइज बनाने की कोशिश करता है। लेकिन चाइना का मानना ये है कि दे विल इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। इंडिया का ये मानना है कि भाई कि गवर्नमेंट तो आती आती रहती है, लेकिन यदि आपने वहाँ के लोगों से अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए तो वो आने वाले समय के अंदर काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है। आगे हम इंडिया इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानते हैं।
इंडिया ने इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेटअप किया है मालावी के अंदर, जिसकी मदद से वहाँ पे न्यू क्रॉप वैराइटीज़ को डिस्कवर किया जा सकता है और क्रॉप यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया अफ्रीका को सॉफ्ट लोन्स एक्सटेंड कर रहा है। फर्दर जो मशीनरीज इंडिया में इस्तेमाल हो रही है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, वही मशीनरी इंडिया अफ्रीका को सप्लाई कर रहा है, जिससे वो अपना प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर सके। और धीरे धीरे फार्म लैंड्स का एक्विजिशन किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियंस ने वहाँ पे 6 लाख हेक्टेयर की लैंड को एक्वायर किया है फॉर कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है, जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो आगे बढ़कर कॉपरेशन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे केरला में रॉ कैशू नट की काफ़ी डिमांड है, लेकिन वहाँ पे इतना वो प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण केरला ने अफ्रीका से 8 लाख टन कैशू नट्स को इंपोर्ट किया है। आगे राइटर वे फॉरवर्ड के अंदर ये कहता है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये आगे आएँ और अफ्रीका के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करें और उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करें। नेक्स्ट ये है कि जो चाइना जो गलती कर रहा है अभी के समय में, उससे इंडिया को सीखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अफ्रीकन फार्मर्स को उन्हीं के लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक लोकल करिकुलम बना के उनको स्किल्स दीजिए आप। इससे क्या होगा, वो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।